हेलो गाइस, वेलकम बैक टू penny2many.com। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्रेड। और हाउ टू ट्रेड में हम फोकस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे, समझेंगे क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग और किन स्टॉक्स में हमें स्विंग ट्रेडिंग लेना है और कैसे हमें पोजिशनल ट्रेड्स बनानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को सीखा है और मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अब सवाल आ जाता है कि मार्केट में ट्रेड कैसे लें, हाउ टू ट्रेड, और मार्केट में पैसा कैसे बनाएं, और वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें मार्केट में यूज करनी चाहिए, और वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें हमें मार्केट में खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो गाइस, मार्केट में तीन तरीके हैं पैसा बनाने के, यानी वैसे तो और भी तरीके हैं और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेड लेके पैसा बनाया जा सकता है, बट क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सीरीज है तो बिगिनर्स हैं उनको इन तीन स्ट्रैटेजीज के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। और जो तीन तरीके हैं जिससे हम पैसा बना सकते हैं उसमें पहला है इन्वेस्टिंग, दूसरा है स्विंग ट्रेड और तीसरा है इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स। क्विकली इन तीनों को समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या है। तो जो इन्वेस्टिंग जो टेक्निक है ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म टेक्निक है और इसमें जो टाइम होराइजन है, जो लोग निवेश जो करते हैं वो नॉर्मली टाइम होराइजन आपका 1 साल से ज़्यादा का होता है। और कभी कभी जो निवेशक एक बार जो स्टॉक खरीदते हैं उसको 3 साल तक भी होल्ड करते हैं, 5 साल तक भी होल्ड करते हैं, या फिर 10-10 सालों तक भी वो एक स्टॉक में बने रहते हैं। अब इसका फायदा क्या है इस टेक्निक का? इसका फायदा ये है कि ये एक लो स्ट्रेस स्ट्रैटेजी है। इसमें बहुत ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती क्योंकि एक बार अगर आपने अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें निवेश कर लिया तो बस स्टॉक जो है वो अपना रिटर्न्स आपको देता रहता है, ईयर ऑन ईयर ये कंपाउंडिंग होता रहता है। उसके बाद इसमें एक और फायदा ये है कि इसमें नुकसान भी कम होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक बार आपने अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसकी बुक स्टडी कर लिए और उसमें निवेश कर लिया, तो होता ये है कि ईयर ऑन ईयर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। आपको नुकसान भी हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट इसका जो इशू है वो है इसका रिटर्न्स को लेके। नॉर्मली जो इन्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं ये आपको हर साल का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो 10 से 15% के आसपास रिटर्न्स ये आपको बना के दे सकता है। और अगर एवरेज मान लीजिए तो एवरेज समझ लीजिए जो म्यूचुअल फंड्स भी हैं या जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं 15% CAGR इनका ग्रोथ है। यानी कि अगर आप एक साल में कहीं पे 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो 15% के हिसाब से साल के अंत तक आपका जो प्रॉफिट होगा वो 15,000 होगा। तो क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो ये 10-15% से खुश नहीं है, इसीलिए वो इन्वेस्टिंग को एज अ स्ट्रैटेजी प्रेफर नहीं करते हैं। सभी को जल्दी पैसा कमाना है, क्विक मनी बनाना है, और इसके लिए जो फोकस जाता है वो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे। तो इंट्राडे ट्रेड सेटअप क्या है? जैसे लॉन्ग टर्म में आप हम बहुत लंबे समय के लिए बने रहते हैं, उसी तरह इंट्राडे में हम बहुत ही शॉर्ट समय यानी कि बिल्कुल एक दिन के लिए हम पोजीशन बनाते हैं। यानी कि सुबह जब मार्केट खुलती है 9:15 पे, वहां से लेके जब मार्केट क्लोज होती है 9:30 पे, जो भी ट्रेडिंग होती है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो इसी टाइम के बीच में होती है। यानी सुबह मार्केट खुलने को लेने से 3:30 तक, यानी मार्केट बंद होने तक सारा आपका जो खरीदना और बेचने का जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्राडे में चलता रहता है। अब इसका फायदा क्या है? ये हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी है। हाई रिटर्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए आप एक दिन में मात्र 1% रिटर्न निकालते हैं और साल में 200 ट्रेडिंग सेशंस हैं, तो इसका मतलब हर दिन 1% के हिसाब से ईयर एंड तक आपका 200% रिटर्न हो जाएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं या 1 लाख रुपए से आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं और उसका सिर्फ 1% ही रिटर्न आपका बन रहा है, तो साल के एंड तक आपका 2 लाख प्रॉफिट इसमें निकलेगा। ये थ्योरेटिकल बेसिस है, प्रैक्टिकली इतना बनता नहीं है, बट समझाने के लिए कि लोग इंट्राडे को क्यों इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं। बट अगेन इसके प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक हाई स्ट्रेस्ड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि
इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए आपको सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, सारा दिन चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। और यदि आप 5-5 मिनट के कैंडल्स को देख रहे हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल्स को देख रहे हैं, तो सारा दिन कैंडल्स को बनते हुए देखने से शाम तक आपके सर में दर्द ज़रूर आ जाएगा। तो इसलिए हाई स्ट्रेस, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है, ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत फोकस लगता है और मिनट मिनट के लोग कैंडल्स भी लोग इसको एनालाइज करते हैं, तो हाई स्ट्रेस स्ट्रैटेजी है। बट इसके अलावा एक और इसमें प्रॉब्लम है कि जैसे ज़्यादा लालच के चक्कर में लोग उसमें ट्रेड लेके हाई रिटर्न्स को देख के आते हैं, बट इसकी ये दो धारी तलवार है। और इसकी अदर साइड ये है कि हाई लॉसेज, यानी कि लॉसेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा बना के दे सकती है अगर आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर नहीं है और डिसिप्लिन्ड ट्रेड सेटअप्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो मेरी मान के चलिए कि आप बहुत हैवी लॉसेस भी इसमें उठाने वाले हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनको मेरी यही सलाह होगी कि इंट्रा डे से थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इसमें आप लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और मार्केट सीखते ही तुरंत आप इंट्रा डे में आओगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप लॉस ही करोगे। तो ये जो इन्वेस्टिंग और इंट्रा डे, इनके बीच का जो बैलेंस है वो है स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड एज अ स्ट्रैटेजी क्या है? स्विंग ट्रेड में क्या होता है, आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, नॉर्मली लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम। पर ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। नॉर्मली जो स्विंग ट्रेड में जो पोजीशंस लोग लेते हैं वो हो सकता है 2 से 3 दिन की हो सकता है 1 से 2 हफ्ते की हो, या हो सकता है कि वो 2 से 3 महीनों के लिए किसी स्टॉक में बने हैं। इस स्विंग ट्रेडिंग का फायदा क्या है? ये भी लो स्ट्रेस स्ट्रैटेजी है कि एक बार अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छे एंट्री पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप उसमें पोजीशंस बना सकते हैं। हायर रिटर्न्स है, मॉडरेट रिटर्न्स है, और इसमें भी नुकसान कम होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर अच्छे स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो इसमें भी आपको लॉस कम होगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है। तो क्या स्विंग ट्रेड करने के लिए हमको नया कुछ नहीं करना है। अब तक जो चीज़ें हमने सीखी थी, अब तक जो टेक्निक्स हमने सीखी है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको प्रॉपरली हमें यूज करना है। अब ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे देख रही हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, चाहे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कैंडल स्टिक्स हो, मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो, या प्राइस पैटर्न्स हो। इन्हीं चीज को बस आपको एग्जीक्यूट करना है, यानी चार्ट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल चार्ट्स हम, जो स्टॉक के चार्ट्स हम देखेंगे, उन चार्ट्स के ऊपर आपको एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं और आपको इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक पोजिशनल ट्रेड बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट में कोई सपोर्ट लेवल आपने आइडेंटिफाई कर रखा है किसी स्टॉक का, और प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे आती है। एग्जैक्टली इसी सपोर्ट लेवल पे अगर यहाँ पे एक हैमर्स आपको दिखता है तो आप क्या करोगे? आप इस हैमर पे आपकी एंट्री होगी, हैमर के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे कहीं आपका टारगेट होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक की मदद से इस तरह से आप ट्रेड लोगे। या फिर मान लीजिए आप किसी प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मान लीजिए किसी चार्ट में आपको इस तरह का प्राइस मूवमेंट दिख रहा है और एक फ्लैग फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? कैसी पोजिशनल ट्रेड होगी आपकी? ये जो फ्लैग है जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री पॉइंट होगी, फ्लैग के अंदर कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और जितनी फ्लैग की लेंथ है उतना आपका टारगेट होगा। तो इस तरह से अब तक जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं, बस उन्हीं टेक्निक्स को हमें क्या करना है, हमें स्टॉक के जो डेली टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स है उनको एनालाइज करना है और देखना है कि क्या हमें कोई बढ़िया एंट्री पॉइंट मिल रहा है, क्या कहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है स्विंग ट्रेड में कितना होगा। हो सकता है कि आप बस 5% रिटर्न को ही कैप्चर कर रहे हो, या आप मात्र 10% रिटर्न, आपको लग रहा है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक मूव कर रहा है। मान लीजिए स्टॉक का रेजिस्टेंस जो है वो 1400 लेवल का, स्टॉक का सपोर्ट जो है वो 1300 रुपये का है। तो जब 1300 रुपये पे स्टॉक आएगा, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे आप स्टॉक को खरीदोगे, और जब 1400 का लेवल आ जाएगा यहाँ पे आप स्टॉक को बेच दोगे। तो इस तरह से जो भी आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में आइडेंटिफाई करेंगे, तो 5%, 10% आपका एक ट्रेड में जो फोकस होगा, उस 5-10% मूव को कैप्चर करने का आपका फोकस होगा। तो अब सवाल यह है कि कौन से स्टॉक में स्विंग लें, किस स्टॉक में पोजीशंस बनाए। तो जो इंडेक्स स्टॉक्स है गाइस, ये हमारा काम काफी आसान कर देंगे। निफ्टी ने हमारा काम, एनएससी ने हमारा काम काफी आसान कर रखा है। एनएससी ने इंडेक्स बना रखे हैं। इंडेक्स क्या है?
इंडेक्स बेसिकली एवरेज प्राइस है कुछ स्टॉक्स का, जैसे कि जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है वो क्या है, निफ्टी 50। मिड कैप का एक इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 50, और स्मॉल कैप, अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी एक इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 50। इनमें 50-50-50 हर इंडेक्स में स्टॉक है। इन स्टॉक्स को हमें एनालाइज करना है, इन स्टॉक के ऊपर हमें टाइम देना है। अब देखो गाइस, पैसा बनाना है तो स्पून फीडिंग नहीं होने वाली, कहीं ना कहीं आपको इनिशिएटिव लेके आपको आपका होमवर्क इन स्टॉक्स के ऊपर करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले ये जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं इनको स्टडी करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इन इंडेक्स के अंदर हैं। उन स्टॉक्स को आपको, उन स्टॉक्स की आपको वॉच लिस्ट बनानी है, फाइन। और उसका स्टडी करना है कि कितने, कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है एक इंडेक्स के अंदर। ये सारा जो बेसिक वर्क होने के बाद फिर हम ढूंढेंगे इसमें एंट्री पॉइंट बाय यूज ऑफ टेक्निक्स। जो अब तक हमने टेक्निक्स देखी थी, मान लीजिए वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आप ढूंढ रहे हो, या फिर आप कोई प्राइस पैटर्न्स, क्रॉस ओवर या कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप ढूंढ रहे हो, तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम एक पोजिशनल ट्रेड लेंगे कुछ दिनों के लिए या कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जहां पे हम 5 से 10% का मूव उसमें कैप्चर कर सकें। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडेक्स है इनका आपको डेटा कहाँ मिलेगा। तो उसका जवाब ये जो नीचे मैंने आपको यूआरएल की लिंक दे रखी है niftyindices.com, ये है। इस वेबसाइट, इस साइट पे जाके हम देख सकते हैं कि कौन से इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं और उनका वेटेज क्या है। तो क्विकली हम चलते हैं इस वेबसाइट पे और चेक करते हैं। सो गाइज, ये है niftyindices.com की वेबसाइट, और यहाँ पे हमको मिलेगा जो हम डेटा ढूंढ रहे थे रिगार्डिंग हमारे इंडेक्सेस। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो ऊपर का जो बार है, यहाँ पे NSE इंडिया मार्केट डेटा के बाजू में इंडाइसिस करके एक टैब है। इस पर आप अगर आपका कर्सर रखेंगे तो आपको सारे ब्रॉड बेस इंडेक्सेस जो हैं इनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है, नीचे निफ्टी मिड कैप यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप्स है। तो जितने भी निफ्टी के इंडाइसेस हैं लगभग सेक्टोरल वाइज निफ्टी ने यहाँ पे उनका डेटा दे रखा है। तो मान लीजिए अगर आपको निफ्टी 50 को एनालाइज करना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, निफ्टी 50 जो दिख रहा है इसको आप क्लिक कीजिए, तो हम निफ्टी 50 पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का पेज है। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का बेसिक डेटा दिख रहा है कि आज दिन भर में निफ्टी 50 का क्या हाल रहा है, ऊपर रहा है, नीचे रहा है। और जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको दिखेगा सारा डिटेल्स। अब यहाँ पे देखिए टॉप गेनर्स है, डाउनलोड्स है। जो डाउनलोड्स वाला जो मिडिल में आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स, ये जो टैब आपको दिख रहा है इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरे निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं उसकी एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी और आपको सारे स्टॉक्स उसमें दिख जाएंगे, कौन से निफ्टी 50 के स्टॉक्स निफ्टी 50 में कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और इन पूरी लिस्ट जो है डाउनलोड करना है। अब और अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक मैप सा दिखेगा कि निफ्टी 50 में कौन से सेक्टर्स हैं और उनका कितना वेटेज है इस इंडेक्स में। और अगर आप किसी सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि कितने स्टॉक्स या कौन से स्टॉक उस सेक्टर में है और उन इंडिविजुअल स्टॉक्स का कितना वेटेज है निफ्टी इंडेक्स में। जैसे कि फाइनेंशियल्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि HDFC बैंक का 8.5% इसमें वेटेज है। उसी तरह ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड ये है, एक्सिस बैंक वगैरह, इनका कितना वेटेज, कौन से स्टॉक का कितना वेटेज यहाँ से हमको दिख रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे IT स्टॉक्स हैं इसके बिल्कुल राइट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से IT स्टॉक्स का कितना वेटेज है, कौन से IT स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक महिंद्रा। उसके अलावा नीचे ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी आपको दिखाएगा। रिलायंस का 11% वेटेज है निफ्टी 50 में, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला ये स्टॉक है रिलायंस। तो इस तरह से आप निफ्टी 50 की जो वेबसाइट है निफ्टी इंडाइसेस पे आके आप किसी भी इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, उस इंडेक्स में कौन से जो स्टॉक्स हैं और कितना उनका वेटेज है, ये सारी चीज़ें आपको इस निफ्टी इंडाइसेस पे आपको दिखेगी। दोबारा से अगर आप इंडाइसेस पे जाएंगे तो आप स्मॉल कैप हो या निफ्टी मिड कैप हो, किसी को भी क्लिक करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब एक बार हमने देख लिया कि इसमें स्टॉक्स कौन से हैं, तो हमारा अगला काम है कि इनको चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करना, जैसे कि tradingview.com है। तो आइए ट्रेडिंग व्यू पे एक बार इनको देखते हैं कि कैसे हमको एंट्री पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है।
तो ये tradingview.com का जो इंटरफेस है, जो बार बार हम यूज करते हैं, इस तरह से इंटरफेस है। ये निफ्टी 50 जो अभी हम इंडेक्स देख रहे थे उसी का चार्ट है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं दो मूविंग एवरेजेस को हमेशा यूज करता हूँ, पसंद करता हूँ उसको यूज करना। एक है जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन 20 EMA है, 20 दिन की मूविंग एवरेज है। और एक येलो लाइन, ऑरेंज लाइन आपको दिख रही होगी जो मूव कर रही है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। बेसिकली मैं इसको क्रॉस ओवर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो हमको क्या करना है, ये जो मैंने अब लगा रखा है ये डेली चार्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर डी लिखा हुआ है, तो ये निफ्टी का हर कैंडल जो है एक दिन का डेली चार्ट है। तो ये ब्रॉडर निफ्टी को समझने के लिए मैं ये चार्ट्स आपको देखने कि निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बेरिश है, या निफ्टी ओवरऑल कर क्या रहा है। फाइन। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए जो भी आपके स्टॉक्स आपने इंडाइसेस से शॉर्टलिस्ट कर रखे, ये जो देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट है, राइट कॉर्नर में दिख रहा है आपको। इस वॉच लिस्ट में आप उनको ऐड कीजिए और हर दिन या हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिलता है आप उन स्टॉक्स को एक बार बैठ के सारा एनालाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैंने ले रखे हैं, जैसे दीपक नाइट्राइट है, तो आप अभी आपको इन स्टॉक्स को क्या करना है, क्लिक करना है और देखना है कि क्या कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, क्या कोई कैंडल आपको दिख रही है, क्या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपको इस पर सिंपली मार्क करने हैं। तो अगर आप ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स को, इन पे आपको क्या करना है, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और क्या कोई हमें एंट्री पॉइंट्स मिल रहा है। जैसे आप देखो कि फिलहाल दीपक नाइट्राइट एक चैनल में चल रहा है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में मूव कर रहा है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 2600 के आसपास है और नीचे हाल ही में सपोर्ट उसने 1800 के आसपास ले रखा है। तो बीच में ये घूम रहा है, कोई मुझे प्राइस पैटर्न भी यहाँ पे खासा फ्लैग सा ये बना रहा है, पर इतना दम नहीं है इसके फ्लैग में, और एज सच भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे प्राइस पैटर्न दिख नहीं रहा। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, वो है क्रॉस ओवर। जो क्रॉस ओवर टेक्निक्स हमने सीखी थी, तो बेसिकली हमने क्या सीखा था कि अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करे तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से एनालाइज करें तो दीपक नाइट्राइट में ऐसा ही एक क्रॉस ओवर हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे से ऊपर कट कर रही है। तो क्रॉस ओवर पे जब हम ट्रेड करते हैं, हम क्या करते हैं, बेसिकली क्रॉस ओवर में ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे स्टॉक में और इस 50 मूविंग एवरेज से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर दीपक नाइट्राइट में अभी सिर्फ क्रॉसओवर के बेसिस पे अगर हम ट्रेड लेंगे, तो जो लेवल है दीपक नाइट्राइट का फिलहाल जो 2200 का लेवल पे यहाँ पे स्टॉक, ये हमारा एंट्री होगा। और इसके नीचे मान लीजिए 2100 के आसपास, 100 रुपये 50 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉक की ऊपर जाने की संभावना कितनी है, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, तो नॉर्मली जो अगला रेजिस्टेंस लेवल होता है, यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस लेवल दो मुझे दिख रहे हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, हाई स्विंग्स। तो जो दो हाई स्विंग मुझे इमीडिएट दिख रहे हैं, पहला हाई स्विंग बन रहा है 2380 रुपये का और दूसरा हाई स्विंग बन रहा है कुछ 2660 रुपये का। तो अगर मूविंग एवरेज की बेसिस पे यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो ट्रेड बनेगा वो कैसे बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, मूविंग एवरेज की बेसिस पे अगर अभी दीपक नाइट्राइट में ट्रेड लेना है तो ट्रेड कुछ इस तरह बनेगा कि क्योंकि क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है 20 और 50 का, तो जो एंट्री लेवल हमारी बनेगी वो फिलहाल जो प्रेजेंट प्राइस है स्टॉक का, जो करंट मार्केट प्राइस है, उसी पे हम एंट्री लेंगे, जो कि है 2220। और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस हमारा होगा 50 EMA से नीचे, यानी 50 मूविंग एवरेज से नीचे अराउंड 2100। और जो टारगेट्स हमारे बनेंगे वो क्या होंगे, जो हमारे हाई स्विंग्स है, यानी जो रेजिस्टेंस लेवल्स हमने अभी मार्क करे थे। जो पहला टारगेट होगा वो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 2390 2390 का। अगर 2390 पे स्टॉक कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो हम वहां से एग्जिट लेंगे, और अगर 2390 को स्टॉक ब्रीच करता है तो जो हमारा अगला टारगेट होगा, यानी जो टारगेट सेकंड होगा, वो नेक्स्ट हाई स्विंग है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि है 2660 2660। तो इस तरह से अगर दीपक नाइट्राइट में हमको अभी ट्रेड लेनी है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, तो ऐसा हमारा पूरा ट्रेड सेटअप होगा और एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस या जो टारगेट्स हैं वो इस हिसाब से, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, इस हिसाब से डिसाइड होंगे। तो गाइस, इस तरह से जो स्विंग ट्रेड है उसमें इंडिविजुअली मैन्युअली आपको एक एक करके जो स्टॉक्स हैं उनका डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में उनको
देखना है, एनालाइज करना है, देखना है कि स्टॉक क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रही है, वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं, पैटर्न्स क्या कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। और तब जाके आपको 10 20 50 स्टॉक देखोगे तो 2-3 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, बन रही होगी। अब इसके अलावा हम एक और स्टॉक लेते हैं। ये गाइज HDFC लाइफ का चार्ट है, और अगर प्राइस को आप देखो तो प्राइस खुद ही आपको बता देगी कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नीचे नीचे ही जा रहा है, कोई इसकी रिवर्सल का कोई साइन दिख नहीं रहा। अगर मैं मान लो ट्रेंड लाइन बनाता भी हूँ, हाइस को जोड़ता भी हूँ, तो भी जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो मूविंग एवरेजेस बन रहे हैं हमारे 50-20 वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और देखिए ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं स्टॉक उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जो लो स्विंग्स हैं यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, ये पहला लो स्विंग था 650 के लेवल का, इसको स्टॉक ने रिस्पेक्ट नहीं किया और टूट गया। उसके बाद जो इसके बाद वाला जो लो स्विंग है वो अराउंड 550 के आसपास है। 550 वाला लो स्विंग भी स्टॉक ने रिस्पेक्ट नहीं किया और उसको भी तोड़ा। तो ओवरऑल स्टॉक बेरिश ही है, दूर दूर तक इसका कुछ कोई रिवर्सल साइन ये दिख नहीं रहा। तो जब तक ये बुलिश मोमेंटम में नहीं आएगा हम इसमें ट्रेड लेंगे नहीं, हम वेट करेंगे 20 EMA का 50 EMA को ऊपर की ओर कट करने का। तो कोई और स्टॉक को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, और चार्ट को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि चार्ट साइडवेज मोमेंटम में कहीं जा नहीं रहा, घूम रहा है एक लेवल्स में ऊपर की ओर। जो हाई स्विंग है यहाँ पे रेजिस्टेंस 850 का लेवल है, और नीचे की ओर जो सपोर्ट बन रहा है ये अराउंड 650 का लेवल का बन रहा है। तो ओवरऑल जो पूरा जोन है वो 200 पॉइंट का जोन है। और क्योंकि प्राइस अभी बिल्कुल जोन के बीच में है, यहाँ पे 720 730 के आसपास, तो कोई खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तब बनती है जब स्टॉक या तो जोन के बॉटम में हो या जोन के टॉप में। वो इसलिए क्योंकि अगर सपोर्ट को वो रेस्पेक्ट कर गया तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, अगर सपोर्ट से वो रिवर्ट कर गया, या फिर रेजिस्टेंस से वो ऊपर की ओर नीचे की ओर रिवर्ट कर गया तो हम शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। बट फिलहाल एक्सिस बैंक में ट्रेड नहीं बन रहा। एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो सपोर्ट, जो सिंगल कैंडलस्टिक ट्रेड की हम बात कर रहे हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक ट्रेड्स कैसे बनती है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। देखो जो अभी हमने सपोर्ट मार्क किया ये 650 का लेवल है। अब इस 650 के लेवल पे एग्जैक्टली ये जो डेट है 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च 2022 को एग्जैक्टली 650 के लेवल पे देखो क्या बढ़िया शानदार हैमर फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इस हैमर को, इसी लेवल पे एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे हैमर बन रहा है। तो अगर कुछ दिन पहले हमने स्टॉक को एनालाइज किया होता तो हमको बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे स्टॉक ने हैमर बनाया, एक डाउन ट्रेंड में हैमर बनाया, और हैमर का जो साइज है वो भी बहुत अच्छा है, उसकी बॉडी और उसकी जो शैडो का जो रेशियोज है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहीं 670 680 के आसपास एंट्री ले सकते थे, और जो स्टॉप लॉस है वो 650 से नीचे कहीं पर रखते। तो कुछ दिन पहले इसमें अच्छा ट्रेड बन रहा था, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम बोलते हैं ट्रेडिंग के लिए, हैमर पैटर्न, बट अभी इसमें कुछ बन नहीं रहा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट चार्ट। और यहाँ पे टाटा एलेक्सी का चार्ट मैंने क्लिक किया, ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, एंट्री पॉइंट आपको टाटा एलेक्सी का चार्ट दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एक हाई स्विंग, एक रेजिस्टेंस लेवल था टाटा एलेक्सी का जहां से प्राइसेस पलटी थी, और अब उसी रेजिस्टेंस लेवल को इस कैंडल के थ्रू उसने ब्रीच किया है। सो अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल मार्क करूं तो ये अराउंड 8,000 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल था। एंड इफ यू एनालाइज तो जो कैंडल, जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसका साइज देखिए, ये साइज ग्रीन बुलिश, बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल ही आपको बता देगी कितना कमिटेड थे लोग इस प्राइस को लेके या इसके पीछे। और उसी के साथ साथ ऊपर जो प्राइस दिख रही है उसी के साथ साथ नीचे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा वॉल्यूम बार भी आपको दिखाई देगा कि वॉल्यूम में भी स्पाइक आए हैं। तो यही चीज बता रहा है कि आने वाले समय में प्राइस कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि प्राइस को वॉल्यूम का कमिटमेंट है। और अगर यहाँ पे मैं लो स्विंग भी यहाँ पे मार्क करूं तो पिछला लो स्विंग था कुछ 5,200 5,300 के आसपास। सो ओवरऑल ये जो मोटा मोटी ये जो चैनल बन रहा है टाटा एलेक्सी में, ये अराउंड, चैनल से मेरा मतलब है इसकी पूरी हाइट, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो एरिया है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो इसको हम चैनल कहते हैं। और जो
चैनल में जब ब्रेकआउट होता है तो जितनी चैनल की हाइट होती है उतना एक्सपेक्टेड होता है कि स्टॉक आगे भी मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर बेस्ड ऑन दिस कैंडल, ये जो ग्रीन बुलिश कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है और हमको हैवी वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट दिया, इसको अगर हम ट्रेड करें तो किस तरह से ट्रेड करेंगे? यहाँ पे आपका एंट्री लेवल क्या होगा? जो करंट मार्केट प्राइस है ये आपका एंट्री लेवल होगा, मान लो 8,500, ठीक। स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस, प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस हमेशा रेजिस्टेंस के अंदर रखते हैं, तो रेजिस्टेंस 8,000 का है, तो स्टॉप लॉस कितना रखोगे? 7,900। इसके बाद आपका टारगेट कितना होगा? जितनी चैनल की हाइट थी, चैनल की हाइट अराउंड 2,500 पॉइंट की है मोटा मोटी, और रेजिस्टेंस टूटा है 8,000 पे, तो 8,000 प्लस 2,500 कितना हो गया? 10,500। तो अभी करंट पोजीशन जो आज की जो डेट है 25 मार्च 2022 को जो टाटा एल्क्सी में ट्रेड बन रही है वो इस तरह से ट्रेड सेटअप बन रहा है कि 8,500 का एंट्री लेवल है, 7,900 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट एक्सपेक्टेड है क्योंकि चैनल ब्रेक हुआ है 10,500 तक के लेवल्स टाटा एल्क्सी हमको दिखा सकता है। तो गाइस इस तरह से इंडिविजुअली एक एक स्टॉक आपको देखना है, मेहनत करनी है, तब जाके आपको स्विंग ट्रेड में एंट्री की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और बिकॉज जब हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं, इसको चार्ट्स को देख रहे हैं, मार्केट ओवरऑल एक बेरिश फेज में, इसीलिए बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न्स हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो गाइज ये था आपका पूरा स्विंग ट्रेड का कॉन्सेप्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम समझेंगे इंट्राडेज के कॉन्सेप्ट्स को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।